हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। पढ़ाई का ख्याल रखने के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इस समय कोविड-19 की वेव चल रही है, तो आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ आपको अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखना है। और एक बात और, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो अपनी फैमिली का ध्यान रखने के साथ साथ आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ लोगों को जागरूक करें, उनको इसके प्रोटोकॉल के कोरोना के प्रोटोकॉल के बारे में बताएं और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के साथ साथ वहाँ क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन भेजने के बाद आगे क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, ठीक। अब संविधान का निर्माण जब हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको क्रिप्स मिशन तक बता दिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम कि 1939 से और आपका जो 1945 तक तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर जब चल रहा होता है उस समय एक घटना और होती है, वो घटना काफ़ी अच्छी घटना है। घटना ये है कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं इंग्लैंड में, यानी चुनाव होते हैं। और जब इंग्लैंड में चुनाव होते हैं तो आपके जो चर्चिल सर हैं ये हार जाते हैं। और जब ये हार जाते हैं तो इनकी जगह पर प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी के, यानी लेबर प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं आपके प्रधानमंत्री। समझो, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। उसके बाद आपके ब्रिटिश में चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद आपके क्लीमेंट एटली जो हैं वो क्या बनते हैं? आपके प्रधानमंत्री बनते हैं और चर्चिल जो हैं हार जाते हैं। अब जो आपके क्लीमेंट एटली थे वो कौन थे? उदारवादी। कैसे थे ये? उदारवादी कैसे? यानी उदारवादी कैसे? ये चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए। ये चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए। ये उदारवादी थे और ये चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए। और जैसे ही ये सरकार बनती है, ये 1940 यानी 14 मार्च, समझो 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश का पार्लियामेंट, 14 मार्च 1946 को क्या होता है? ये आपके ब्रिटिश का जो आपका हाउस ऑफ कॉमन है। कहाँ? हाउस ऑफ कॉमन। यानी आप समझो, इसको मैं समझाता हूँ कि क्या है। यहाँ दो सदन, जैसे भारत में दो सदन है। भारत में कितने? दो सदन है। यानी ये आपका है लोकसभा, एक आपका है राज्यसभा। उसी तरीके से ब्रिटेन में भी दो सदन है। यानी मैं बोलूँ कि हाउस ऑफ कॉमन मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन मतलब लोकसभा, ठीक। और हाउस ऑफ लॉर्ड जो आपका है उसे हम बोलते हैं राज्यसभा। इसी तरीके से 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन में एक रिजोल्यूशन, क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन, यानी कि प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी प्रस्ताव पेश करते हैं। और क्या पेश करते हैं? वो बोलते हैं कि भारत के लोगों को अब आज़ादी दे देनी चाहिए। और इसी रिजोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो है क्या होती है, 1946 को ही कैबिनेट मिशन, क्या होता है? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में भेजा जाता है। क्या करा जाता है? भाजन में कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाता है। यहाँ तक मैंने समझ लिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ब्रिटिश में क्या होता है? सरकार चेंज हो जाती है और सरकार इस बार बनती है हमारी
क्लीमेंट एटली की, और ये काफ़ी उदारवादी थे। कैसे थे बेटा? उदारवादी थे। और जैसे ही इनकी सरकार बनती है चाहते हैं कि भारत के लोगों को आज़ादी दे देनी चाहिए, इसीलिए वो 14 मार्च 1946 को एक हाउस ऑफ कॉमन, जैसे भारत में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से यहाँ हाउस ऑफ कॉमन जो कि लोकसभा बोला जाता है, वहाँ वो एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पेश करते हैं, और प्रस्ताव पेश करने के साथ साथ यहाँ से एक कैबिनेट मिशन भारत को भेजा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। अब एक कैबिनेट मिशन भारत आता है तो ये क्या करता है? अभी भारत जो आपका आता है कैबिनेट मिशन, जब आपका कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे हम, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन ये क्या है? तो कैबिनेट मिशन, अब इसको हम तोड़ के समझेंगे। क्या समझेंगे? इसको हम समझेंगे कैबिनेट और प्लस मिशन। ठीक, कैबिनेट क्या है? कैबिनेट को मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। और मिशन का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य। देखो, कैबिनेट मिशन मतलब मंत्रिमंडल और उद्देश्य। कोई मिशन आता है तो मिशन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा भाई। कोई भी मिशन जब कहीं भी जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तो मिशन का मतलब है उद्देश्य, और कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। मतलब जो मिशन आया है, जो मिशन आया है उसमें उसका कुछ उद्देश्य है, और उसमें जो लोग हैं वो कौन है? मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। अब इसमें लोग कौन थे? इसमें लोग थे आपके पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक, एबी अलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर, और आपके थे इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। यानी कितने लोग थे? आपके लोग थे पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसको हम याद कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रिक है, पास, यानी भारत के संविधान निर्माण के लिए एक जो है हमने कमेटी बनाई कैबिनेट मिशन, जिसकी ट्रिक है पास। पी पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये सर क्रिप्स वही थे जो 1942 में आई थी, तो क्रिप्स मिशन आए थे, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब कोई मिशन आएगा, उसका उद्देश्य होगा, उसमें कुछ सदस्य होंगे। अब जब कोई मिशन आता है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष भी होता है, तो इसके अध्यक्ष होंगे आपके पैथिक लॉरेंस। कौन थे इसके अध्यक्ष? थे सर पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। अब ये मिशन आया, अब इसका मैंने समझा, मैंने तो भी आपको बता दिया। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था, इसके वैसे तो 2-3 उद्देश्य थे, लेकिन 2 उद्देश्य मैं यहाँ देखूंगा। पहला था संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, और दूसरा था आपका अंतरिम मतलब कमेटी, अंतरिम कमेटी। इस तरीके से आपका जो मेन आपका जो था वो था संविधान सभा का निर्माण। अब संविधान सभा क्यों बनेगी? क्योंकि हमको संविधान चाहिए। अब हमको संविधान क्यों चाहिए? क्योंकि हम अपना लॉज चाहते हैं, अपना खुद का कानून चाहते हैं। अब संविधान सभा का निर्माण। लेकिन क्या इन्होंने संविधान सभा खुद दे दी? अपने आप से बोल दिया लो हमने दे दिया आपको संविधान, आपको संविधान सभा दे दी, आप अपना संविधान बनाओ? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए हमारे देश के जवानों ने, हमारे वीर जवानों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। हम तो कुछ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं डीपली पढ़ूं, जाके हिस्ट्री को जानूं, तो हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के वीर जवानों ने इतनी कुर्बानियां दी। किसके लिए? सिर्फ इसी चीज़ के लिए, संविधान सभा के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए। हम डेमोक्रेटिक हो जाए, हम स्वतंत्र हो जाए, हम लोकतंत्र हो जाए, इसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो संविधान सभा जब चाहिए, तो इन्होंने ऐसे तो संविधान सभा दी नहीं, इन्होंने संविधान सभा दी है। तो संविधान सभा, अब हम देखेंगे संविधान सभा के लिए मांग क्या समझेंगे हम समझेंगे संविधान सभा की मांग। ठीक, कैबिनेट मिशन हमने समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं कि संविधान सभा की मांग।
ठीक, अब हम समझेंगे संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कैसे होती है? तो सब संविधान सभा की, देखो बिल्कुल अभी भी हेल्थ ठीक नहीं हो पाई अभी भी, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ाना है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। अब पहली बार इसकी कोई मांग करेगा तो पहली बार इसकी जब मांग होती है कब होती है? 1895 में। कौन करते हैं? हमारे बाल गंगाधर तिलक। मैं तिलक जी लिख रहा हूँ, तिलक जी। कैसे करते हैं भाई? किसी के थ्रू तो करेंगे। तो उस समय आप याद रखना सभी की मैगजीन्स आती हैं, तो इनकी एक मैगजीन चलती थी, कौन सी? स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका में स्वराज बिल नाम से, स्वराज बिल नाम से बोलते हैं कि हम भारत लोगों का संविधान होना चाहिए। तो पहली बार हो गया। उसके बाद दूसरी बार हमारे प्रिय बाबूजी गांधी जी 1922 में, यानी गांधी जी जो हैं, गांधी जी क्या मांग करते हैं? संविधान सभा की मांग करते हैं। किसमें करते हैं? उनकी एक मैगजीन आती थी, यंग इंडिया। यंग इंडिया मैगजीन में, यंग इंडिया मैगजीन में। उसके बाद तीसरी बार कौन करता है? तीसरी बार 1934 में 1934 में M.N. रॉय। कौन है? M.N. रॉय। अगर मैं इनका पूरा नाम बताऊं तो इनका नाम है मानविंदर नाथ रॉय। ये कौन थे? एक कम्युनिस्ट थे। ये कौन थे? एक कम्युनिस्ट। ये जो है संविधान सभा की मांग करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार संविधान सभा की मांग कौन करता है, तो आप बताएंगे 1895 में तिलक जी हैं, अपने स्वराज बिल के नाम से स्वराज पत्रिका में संविधान सभा की मांग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप ऑफिशियल रूप से कौन संविधान सभा की पहली बार मांग करता है, तो आप बताएंगे ऑफिशियल तरीके से 1934 में मानविंदर नाथ रॉय जो है संविधान सभा की पहली बार मांग करते हैं ना। औपचारिक रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बताएंगे। अब क्यों औपचारिक रूप से हमने इसको क्यों माना? क्योंकि उस समय आपकी जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस का मेंबर नहीं था, बोला जाता है कि वो ऑफिशियल नहीं है, इसीलिए जो है इसको ऑफिशियल माना गया। तो 1934 में मानविंदर नाथ रॉय ने जो है संविधान सभा की मांग की। अब संविधान सभा की मांग तो हमने समझ ली कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार किसने की। संविधान सभा की मांग के बाद क्या होता है इसको समझो। तो मैंने क्या कहा? संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग के बाद मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी कि किस तरीके से संविधान सभा की मांग हुई, किस तरीके से ये पूरा चला है। तो कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 में। और जब कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन आने के बाद कैबिनेट मिशन जो है क्या करता है? कैबिनेट मिशन वो भारत में सदस्यों की संख्या निर्धारित कर देता है और बोलता है कि संविधान सभा के लिए क्या होगा? संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव होगा, यानी इलेक्शन होगा। अब चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। इसको समझो क्या चीज़ है। उन्होंने क्या बोला कि हमको क्या बनाना है? हमको संविधान सभा बनाना है। मतलब हमको क्या बनाना है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी है। ठीक,
ये सर आपने बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी है। अगर मैं इसको समझूं, असेंबली का मतलब क्या होता है? असेंबली का मतलब सभा होता है। सर कोई बात नहीं। अरे सभा में कौन लोग होंगे? लोग होंगे। अरे लोग क्या होंगे? लोगों का एक समूह होगा। ठीक बता दिया आपने कि संविधान में असेंबली में सभा होगी, सभा में लोग होंगे, लोग में लोगों का समूह होगा। अब ये लोगों का जो समूह है, लोगों का जो समूह है वो जिस चीज़ को बनाएगा, क्या बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। तो लोगों का समूह कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा, उसके लिए हमें जिस सभा की जरूरत पड़ेगी उसी को हम बोलेंगे संविधान सभा। तो मुझे नहीं लगता कि इसका मीन आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, समझ गए होंगे ना? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ वंस अगेन। मैंने क्या बोला कि इस असेंबली में सभा होगी, सभा में लोग होंगे, लोगों का एक समूह होगा। तो ये समूह मिलकर जिस संविधान को बनाएगा, और संविधान को बनाने के लिए जिस सभा की जरूरत होगी उसी को हम बोलेंगे संविधान सभा। इतनी सी बात थी, क्लियर हो गई होगी। मुझे लगता है यहाँ तक किसी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अब चुनाव होगा और चुनाव में कितने मेंबर्स होंगे? तो संविधान सभा ने बोला कि चुनाव में जो आपके 389 मेंबर्स होंगे। कितने? 389 मेंबर्स। अब 389 मेंबर्स होंगे और बोला गया उस समय की जनसंख्या के हिसाब से बोला गया कि एक मेंबर जो होगा 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर। क्या बोला 10 लाख जनसंख्या पर आपका एक मेंबर होगा। 389 मेंबर होंगे। अब ये 389 मेंबर कैसे होंगे? तो इसको समझ लो। 389 मेंबर होंगे, इसमें आपके जो हैं समझो 296 292 ये आपके होंगे। 292 में डिवाइड कर रहा हूँ इसको पहले, 292 प्लस 4 और फिर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 93। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है सर, आपने डिवाइड कर दिया। अभी हाई क्या ये कुछ नहीं है। ये जो आपके 292 हैं बेटा, ये आपके मेरे भाई जो 292 हैं ये है ब्रिटिश प्रांत। अब ये मैं समझाऊंगा, अभी लिखते रहो सिर्फ, अभी सब मैं समझाने वाला हूँ। ये आपके हैं ब्रिटिश प्रांत से, ये आपके हैं कमिश्नरी, ये आपके क्या है? कमिश्नरी। आप परेशान मत हो, बिना समझा मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये आपकी है देसी रियासत। क्या आपकी? देसी रियासत। 292 ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब है जहां पर डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश का शासन था। क्या होता था कि ब्रिटिश, आपने पढ़ा होगा पहले विलय की नीति, इस तरीके के आपने बहुत सारी नीति पढ़ी होगी, पृथक्करण की नीति। तो ब्रिटिश क्या करते थे, कुछ पर तो उनका डायरेक्ट शासन था, मतलब डायरेक्ट रूप से अपना शासन करते थे। कुछ जगह ऐसी थी कि उन्होंने राजा को बोल दिया था कि आप यहाँ शासन करो, लेकिन इसका जो कर है इसके हिसाब से वो हमको देते रहना। तो 292 जो जगह थी वहाँ पर ब्रिटिश का अपना खुद का शासन था। 93 जो थी वो देसी रियासत थी, और 4 आप ऐसे समझ लो जैसे अभी के यूनियन टेरिटरी, अभी के आपके यूनियन टेरिटरी यूटीज जो है उसको आप कमिश्नरी समझ सकते हैं। अब 292 4 आपके हो गए। अब ये 4 कौन कौन से थे इसको आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है ABCD, यानी ए हमारा क्या हो गया? ए हमारा हो गया अजमेर, जो आज के राजस्थान में अजमेर। ये हमारा हो गया अजमेर जो आपके राजस्थान में है। बी हमारा हो गया बलूचिस्तान जो आज के पाकिस्तान में है। तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। सी हमारा हो गया कुर्ग जो हमारा कर्नाटक में पड़ता है। डी हमारा दिल्ली है, तो पता ही है। तो ये हमारे ब्रिटिश प्रांत थे जिन पर जो थे एक कमिश्नरी शासन करते थे। 93 हमारी देसी रियासत थी। अब समझो अब क्या हुआ, अब जो चुनाव हुआ वो सिर्फ 296 सीट्स के लिए हुआ। क्यों सर 296 सीट्स के लिए चुनाव क्यों हुआ? क्योंकि 93 जो आपकी देसी रियासत थी इन्होंने मना कर दिया कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम ही जो है संविधान सभा के मेंबर्स के रूप में जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र से हम ही विजयी रहेंगे और हमारे यहाँ कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, ये बोल दिया था हमारे देसी रियासत ने। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 296 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया कि आपकी जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें 296 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब जो चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। इसको क्या है ये अभी समझाता हूँ। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इससे आपका चुनाव हुआ था। इसका मतलब है कि पर्सन वोट एक ही देगा
लेकिन उसका वोट जो है वो अलग अलग जगह काउंट होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझ लूँ, मैं क्या समझूँ, मैं समझूँ यहाँ आपका जो है ये आपका एक वोटर है, ये आपका एक वोटर है, ठीक, ये आपका वोटर हो गया। ये मान लो मैं 4 पार्टी ले लूँ, हटाओ इसको, मैं ले लूँ ये 4 पार्टी। ये आपका वोटर हो गया, ये आपकी एसपी हो गई, ये आपकी बीजेपी हो गई, ये आपकी सपा बीजेपी, ये आपकी बीएसपी हो गई, बहुजन समाज पार्टी, और यहाँ पे कोई एक और दल हो गया, कोई अदर दल, ठीक। अब जो आपका वोटर होगा उसके वोट का जो है मूल्य होगा। यही पद्धति जो है मैं आज के राष्ट्रपति के चुनाव में भी समझाते हैं। जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, है ना। अब क्या होगा, अब आपका जो है, जो आपका वोटर है वो पहला वोट आपका एसपी को देगा, मतलब उसके जो सब पहला वोट आपको एसपी का देगा, फिर वो बीएसपी को भी देगा, फिर वो एसपी बीजेपी को भी देगा, फिर वो बीएसपी को भी देगा, फिर वो अदर दल को भी देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि जो सबसे पहले वोट देगा वो, उसका वोट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी, और यहाँ सबसे कम होगी। इस तरीके से वोट पड़ते थे। अब सर आपने बोल दिया कि वोटर ने वोट दिया, और आपने ये भी बोला कि वोट अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। तो हाँ भाई, वोट अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। कैसे हुए थे, जो वोट पड़े थे उसमें वोटर्स ने वोट दिए थे 1585 लोगों को, 1585 लोगों को वोट दिए थे, और इन 1585 लोगों को इन्होंने इन 296 लोगों को वोट दिए थे। इस तरीके से आपके वोट पड़े थे, है ना। समझ गए इतनी बात। मुझे लगता है यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी। अब इसके आगे की प्रक्रिया, मतलब किसको कितने वोट्स मिले, जनरल को, एससी को, एसटी को, ये सब मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको संविधान निर्माण की तरफ ले गया। धीरे धीरे मैं एक एक कदम आपको बढ़ा रहा हूँ ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि एग्जाम अभी होने वाला नहीं है। आराम से समझेंगे। आप ये समझ लो आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और मैं बोल दूँ 90% यहीं से आएगा। 100% की मैं गारंटी लेता नहीं, क्योंकि बेमतलब की बात मैं बोलता नहीं। लेकिन अगर आपने ठीक से सिस्टमेटिक तरीके से संविधान को पढ़ा, यकीन मानो आज के बाद आपको कहीं भी संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।